हम कहते हैं कि प्रीलिम्स जो है इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीलिम्स में उतना ही वो आपको हेल्प करेगा। और जैसे जैसे हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स जो है 25 का वो आ रहा है नज़दीक, हमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अराउंड 10,000 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो प्रीलिम्स में जब हम जाएं तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि हमें ऐसा ना लगे कि हमारी प्रैक्टिस कम रह गई या हम प्रैक्टिस करते तो निकल जाता इजीली। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, जो कि आज की ये पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, और पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉलिटी में अगर आप 30+ मार्क्स नहीं ला पाए तो फिर आपका बहुत कम चांसेस है कि आप क्लियर कर पाएँ, अगर पॉलिटी में 17 से 18 क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का, ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज ही है। ठीक है, विजन आईएएस की है। इसके रिगार्डिंग मुझे एक आपसे सजेशन चाहिए कि आप ये मुझे सजेस्ट करेंगे कि क्या ऐसे मतलब डिस्कस करना लीगली अलाउड है कि नहीं, कोई लीगल इशू हो सकता है क्या इसमें। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है वो देखिए मार्केट में तो फ्रीली अवेलेबल है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि सारी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज की अवेलेबिलिटी होती है दिल्ली में वो विजन आईएएस की ही होती है। इतनी ज़्यादा मतलब इसकी मतलब फ़ोटो कॉपी बिकती रहती है। तो क्या मैं यहाँ पर यूट्यूब पर इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसका कोई इशू होगा, तो ये आपको कमेंट में बताना है, सबसे स्टार्टिंग में ये बताइएगा। और टू द विजन आईएएस कि भाई अगर कोई भी इशू होता है तो जस्ट वन मैसेज अगर मुझे टेलीग्राम पे मिलता है तो ये वीडियो में डिलीट कर दूंगा, एंड विदाउट एनी मतलब कोई उसमें वो नहीं है। तो अगर कोई भी इशू होता है तो कोई लीगल कुछ लेने से पहले प्लीज़ वो एक टाइम पर आप मुझे मतलब कनेक्ट कर देना, और मैं ये डिलीट कर दूंगा पूरा वीडियो। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पूरी कॉपीराइट है, ये इंस्टीट्यूशन की कॉपीराइट है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने कंटेंट भी बनाया है। तो उस रिगार्डिंग मुझे वो नहीं, बट लेकिन अगर मार्केट में अवेलेबल है फ्रीली तो इसीलिए मैं कर रहा था ये। बाकी अगर आप लोग विजन आईएएस जरूर विजिट करें, और अगर आपको वहाँ से कोई कोर्स वगैरह लेना है तो ज़रूर लें, काफ़ी अच्छा होता है इनका। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बताइएगा ज़रूर कि कोई लीगल इशू हो सकता है कि नहीं, मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बस मुझे दिखा इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइडेंटिटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हमें। तो फर्स्ट कह रहा है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द पीपल व्हेन दे एग्री टू बेसिक नॉर्म्स। देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हमारा प्रेमबल क्या बोलता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, आप कहीं भी जाते हो इंडियंस कहलाते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया ही। ठीक है, फिर और क्या कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है, वो बोलता है कि बी आर सोवरिन सेकुलर। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि आप सेकुलर हैं, पूरे जो इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सेकुलर हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करा है। सोवरिन है, कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। डेमोक्रेटिक है, क्या आइडेंटिटी है, कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट्स ए ट्रू। ठीक है, फिर सेकंड कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स होते हैं प्रोवाइड अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी यू नो दिस दैट इज अ डेमोक्रेटिक। ठीक है, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गई। तो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट अ मोरल वन। भाई मोरल आइडेंटिटी कितनी प्रोवाइड कराता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द अनटचबिलिटी, तो अनटचबिलिटी अबोलिश करके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जो अनटचेबल्स थे उनको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, उनको एक इक्वल आइडेंटिटी दी। तो मॉरल आइडेंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। हम जब बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, ठीक है, तो जो उसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है वो क्या है हमारा, कहीं ना कहीं मॉरल आइडेंटिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कह रहे हैं नॉट अ मोरल वन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली वन आर करेक्ट। ठीक है, ओनली वन आर करेक्ट इन दिस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन आर अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू पर्सन डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो ये पूछता है कि कौन से प्रोटेक्शन अवेलेबल होंगे उस पर्सन को जो कि डिटेन कर लिया गया है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फंडामेंटल राइट है जो कि डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से शॉर्ट फॉर्म पीडी बोल रहा हूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन से, वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में दो प्रकार के प्रोटेक्शन की बात होती है, इन केस ऑफ अरेस्ट
ओके, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड अनदर इज द इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्रोटेक्शन की बात होती है इसमें। फिर देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रकार से आपको टू टाइप्स के डिटेंशन की भी बात की गई। एक बात की गई है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव, एक दूसरा है प्रिवेंटिव। ठीक है, तो प्यूनिटिव क्या है कि आपने क्राइम किया और आपको कोर्ट ने सजा दी, तो वो हो गया प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव क्या हो गया कि आपने अभी क्राइम नहीं किया है, यू मतलब आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बस अथॉरिटी को ऐसा लगा कि आप क्राइम कर सकते हैं तो उसने आपको पहले से पकड़कर अंदर कर दिया, या पब्लिक इंटरेस्ट में पकड़ के आपको अंदर कर दिया अथॉरिटी को, अगर ऐसा कुछ उनको पता चला तो जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ये इसका एम क्या होगा कि आपको प्रिवेंट करना है, आपको रोकना है कि कोई आप क्राइम ना करो। प्यूनिटिव क्या है कि आप क्राइम कर चुके हैं, उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया, फिर अरेस्ट करने के बाद फिर 24 विदिन 24 आवर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेकर गया गया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या किया, आपका सजा दे दी, तो वो आपका फिर जब आप जेल में जा गए तो वो आपको कहा जाएगा प्यूनिटिव। ठीक है, बट अगर आप विदाउट कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सजा के आप जेल में हैं तो वो आपको कहा जाएगा प्रिवेंटिव। ठीक है, तो ये आपको इतना पता चल गया। देखिए लेमैन टर्म में समझो, बहुत ही ज़्यादा उसमें वो जाने की जरूरत नहीं, इतना ही आपको इसमें वो देखना था। तो देखते हैं अब, तो कहना कि द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए इवन इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, देखिए ये तो सही है कि किस रीजन से किसी को डिटेन किया गया उसको ये पता होना चाहिए, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो बताना जरूरी नहीं है कि क्यों अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखा इवन इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट होता है तो अथॉरिटी बाउंड नहीं है कि उस जिसको डिटेन किया है उसको बताए कि भाई आपको हमने क्यों डिटेन किया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे कि द डिटेन्यू, डिटेन्यू मतलब जिसको डिटेन किया गया है, मस्ट बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स। देखिए ये केस जो होता है आफ्टर 24 आवर या विद इन द 24 आवर्स, अगर क्राइम नहीं प्रूव होता तो उसको रिलीज कर देना चाहिए। ये होता है इन द केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, कि आप पर कोई केस लगा है, फिर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले गया गया, फिर 24 आवर्स अगर आपका नहीं प्रूव हुआ तो आपको रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन केस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस केस में अथॉरिटी आपको 3 मंथ तक विदाउट एनी इशू वो आपको डिटेन कर सकती है अथॉरिटी। और अगर उसको अबव द 3 मंथ लेकर जाना है तो किसका, अबव द 3 मंथ अगर उसको डिटेन करना है अगर आपको, तो उसको परमिशन चाहिए हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी जो बनेगी उससे। ठीक है, तो एक कमेटी फॉर्म होगी जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आपका डिटेंशन जो है 3 मंथ से भी ज़्यादा हो सकता है। तो 24 का जो रूल अप्लाइड होता है वो आपको इस केस में बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आपको 24 वाला रूल कि 24 में रिलीज किया जाए वो नहीं मिलता, ये जनरली आपको ऑर्डिनरी लॉ में मिलता है, ऑर्डिनरी लॉ और ऑर्डिनरी क्राइम्स में। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। तो ये भी कि ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कहेगी द डिटेन्यू, जिसको डिटेन किया गया है, मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। बिल्कुल, जिसको डिटेन किया गया उसको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को डिटेंशन के अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर पाए और रीजन, कारण और अब सब कुछ बता पाए कि ये गलत है कि सही है, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो देख सके ना। तो ये हमारा थर्ड बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, देखिए 3 कह रहा है डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है। 3 डीपीएसपी है, कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए डीपीएसपी के बारे में कह रहा है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन द मेकिंग ऑफ लॉज। बिल्कुल सही है, ये आप जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, दिस आर्टिकल बिलोंग फ्रॉम द डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी एंड द नेचर ऑफ द डीपीएसपी इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 37 एंड 37 से दैट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, ये इन्फोर्सिबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये इन्फोर्सिबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सिबल है। ठीक है, ये फिर ये यही कहता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द नेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी क्या प्रमोट करते हैं, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं। और इसी के लिए ये
कहते हैं कि जब लॉ बनाया जाएगा, जब लॉ का फॉर्मुलेशन होगा, तो इन प्रिंसिपल्स को जरूर उसमें अथॉरिटी को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहे कि इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो याद रखना। फिर कह रहे कि दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, दैट्स आल्सो ट्रू। ये कोर्ट को हेल्प करते हैं कि कोई भी लॉ है तो उसको एग्जामिन करना या उस लॉ की वैलिडिटी को चेक करने में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कोर्ट बिल्कुल इन प्रिंसिपल्स को इन्फर्स कर सकता है किसी भी लॉ के वैलिडिटी को चेक करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी देखते हैं कि दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मैंने बताया। तो डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल, एंड इफ दे आर नॉट जस्टिसेबल तो दे आर नॉट अ लिमिटेशन लाइक अ फंडामेंटल राइट ओवर द गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट आर द लिमिटेशन बट डीपीएसपी आर नॉट अ लिमिटेशन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। सो यहाँ पर हमारा नॉट करेक्ट पूछा गया, तो कौन सा नॉट करेक्ट होगा? सी। ठीक है, सी इज नॉट करेक्ट एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये दो आप याद रखेंगे, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए ये पीवाईक्यू से बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, पीवाईक्यू से। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि देयर इज अ एग्जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट जो है वो पावर डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड गवर्नमेंट को लिमिटेड भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में क्या करें कि इट इज एन आइडियोलॉजी which promote the supremacy of written constitution। written, ये ऐसा नहीं कि रिटर्न हो या अनरिटन हो, दैट डजेंट मैटर, बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर पर लिमिटेशन लगा रहा है, पावर को लिमिट कर रहा है, देन इट वुड बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नॉट अबाउट द रिटन एंड अनरिटन, तो ये इनकरेक्ट। फिर कह कि इट मीन्स, और ये भी याद रखना, यहाँ पर बेस्ट पूछा गया है, बेस्ट, तो कुछ भी आपको सही लगे वो नहीं, बेस्ट जो सही होगा वही ऑप्शन सही होगा। फिर ये इनकरेक्ट होगा। फिर इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट्स इज आल्सो नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, फिर इट डिनोट्स द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ मतलब इन द केस ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड इज लिमिटेड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज ए लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट केवल पावर नहीं डिराइव कर रही कॉन्स्टिट्यूशन से, बट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी कर रहा है, तो दैट कॉल द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद, शायद हिंदी में यही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत की बात करता है, इसको आप 1 वर्ड में याद रखिए कि इट इज अ ऑपरेशन टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड कौन से स्टेट गवर्नमेंट में लॉन्च हुआ है? तो केरला। इतना ही याद रखो कि केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको, टू प्रिवेंट द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अमृत जो ऑपरेशन है अमृत। ठीक है, तो इतना आप याद कर लोगे, इतना ही, इसमें ज़्यादा और नहीं। तो केरला ड्रग डिपार्टमेंट या करेक्ट केरला गवर्नमेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट था उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्या बोला है, कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्या बताया था कि वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करना है, प्रमोटिंग वेलफेयर स्टेट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। ओके, एंड अनदर यू कैन से द वेलफेयर स्टेट से आप क्या समझ सकते हैं कि प्रमोटिंग इकोनॉमिक प्लस सोशल जस्टिस, ओके, इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी। ओके, तो देखते हैं, कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर हम ये बात करें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये हमारा डीपीएसपी में आता है, ये हमारे डीपीएसपी में आता है, बट इट नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। फिर कहें पॉलिटिकल जस्टिस, अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो फंडामेंटल राइट प्रमोट द पॉलिटिकल जस्टिस, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस कौन? डीपीएसपी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें लिबर्टी ऑफ फेथ कहाँ पर मेंशन है, तो हमारा प्रियम्बल जो है वो मेंशन करता है लिबर्टी ऑफ फेथ एक्सप्रेशन। ठीक है, बिलीफ, तो वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, तो प्रियम्बल मेंशन करता है वो। फिर 7 देखते हैं, 7 क्या कह रहा है, देखिए
7 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इट इज फॉर्मुलेटेड और क्रिएटेड थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। बट वन मोर थिंग, जो ये नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, पहले ये जो था वो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट इसका पार्ट था। मतलब एक ही बॉडी थी दोनों, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट पहले एक ही बॉडी थी। बट जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसने इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया। तो नेशनल कमीशन, जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट जो है वो अब हो गई आई थिंक 338 के अराउंड जो है, देख लेना ये कौन सा आर्टिकल है, आई एम नॉट श्योर। बट पहले ये दोनों क्या थे, सेम बॉडी थे, बाद में इनको डिफ्रेंशिएट करके दो बॉडी बना दी गई। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट कब हुआ था, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो इसकी प्रीडेसेसर बॉडी थी वो कब आई थी। ठीक है, तो वो बात करें वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन था, तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1990 में। तो 1990 में एक बॉडी क्रिएट हुई जिसको कहते थे नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया गया, इन दोनों बॉडी को अलग कर दिया गया। तो बन गई एक नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स और एंड दूसरी क्या बन गई, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं, तो ये फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगर आप उस वे में ले रहे हो तो ये जरूर क्रिएट हुआ है 89 से, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये पार्ट वो किसका था, एक कंपोजिशन ऑफ दो बॉडी थी उनका था। ठीक है, फिर कह रहे कि द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। दैट्स ट्रू, प्रेसिडेंट ही जो होगा वो डिसाइड करेगा कि इसके चेयरपर्सन की क्या मतलब कंडीशन ऑफ सर्विस होगी, क्या उनका टेन्योर होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो दीज आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बस एक बात और आप याद रखना कि इसमें जो चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन इन सबको मिलाकर 3 मेंबर्स जो होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो एक क्या होगा, एक चेयरपर्सन होगा, एक होगा वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, और एक अदर मेंबर जो होता है वो पार्ट होता है। ठीक है, और ये सभी लोग जो होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। फिर 1 मिनट, थर्ड देखते हैं, कह रहा है कि द कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट हैज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। दैट्स ट्रू, ये याद रखना कि जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब हो गया या नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट हो गया, इन सब के पास सभी सिविल पावर्स होती है किसी भी कंप्लेंट को इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, ऑल आर करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आप याद रखना, शायद मैंने कुछ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शंसी बता दी। मैंने जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स है इसमें कितने मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा। ठीक है, और 3 और मेंबर्स होंगे, मतलब टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, और ये सभी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। वैसे ये यूपीएससी उतना नहीं पूछेगा कि कौन, बस ये हाँ कि चेयरपर्सन जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं टेन्योर, कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह, इतना यही पूछेगा यूपीएससी, इतना वो नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे अभी तक यूपीएससी ने जनरली इसके बारे में पूछा नहीं है। फिर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें डीपीएसपी में तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता कि कौन से सोशलिस्ट हैं, कौन से गांधीयंस हैं, कौन से लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ऐसे कैटेगराइजेशन करता। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ऐसा कोई कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट ये एज आ मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाइज और एज आ प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं कि एज आ आइडियोलॉजी वाइज ये कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, तो सोशलिस्ट जब प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपको वो सारे प्रिंसिपल देखने हैं जो थोड़ा इक्वलिटी की बात करता हो, जो थोड़ा इक्वलिटी की बात करता हो ना, थोड़ा जो रिप्रेजेंटेशन की बात करता हो। ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे। तो देखते हैं, कह रहा है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, दैट इज आर्टिकल 39 सब क्लॉज, ये जो होता है उसमें ये बताया गया है ना, और इट इज एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल
तो ये हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है कि सभी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रू। फिर कहेगी टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 40 सबको पता है, बट ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स है, नॉट द सोशलिस्ट वन, ठीक है। तो ये सही है, बट ये नहीं सही है। फिर कहेंगे टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी यूपीएससी पूछे मैटरनिटी रिलीफ किस आर्टिकल में, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 42 टॉक अबाउट द मैटरनिटी रिलीफ, और इससे पहले वाला जो आर्टिकल है 41 वो किसकी बात करता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ सिकनेस और ओल्ड एज, ठीक है। तो ये 41 बात करता है, 42 मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, 43 हमारा किसकी बात करता है, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज और जो लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज। फिर 43 जो ये है वो हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन की, वर्कर की पार्टिसिपेशन की बात करता है, किसमें, इंडस्ट्रीज में, वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात करता है। और ये ऐड किसके थ्रू हुआ था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये है, ये नहीं है, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स है, आप याद रखेंगे, दीज आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स। फिर जो मैंने बताया था 43 ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, आप याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। जो 41 बताया था दे आर आल्सो अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। पूरा जो आपका 39 है जो कि बात करता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो भी आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है, पूरा 39 के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं। फिर 39 में दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, 39 क्लॉज सी एंड 39 क्लॉज बी। जो कि 39 क्लॉज अगर हम सी की बात करें तो वो सी क्या करता है कि प्रिवेंट करे स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को। फिर 39 क्लॉज बी क्या बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का इक्वली टू एवरीवन, ठीक है। तो ये बात करता है। फिर 39 क्लॉज डी किसकी बात करता है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। तो ये भी आप थोड़ा याद कर रख सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 38 है जो कि बात करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, वो भी आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आ जाएगा, ठीक है। और 38 ही, मैं कितना सब बता दे रहा हूँ, 38 ही क्या है जो कि आपकी बात करता है कि मिनिमाइज करना चाहिए स्टेट को इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि ये सभी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पर 1 एंड 3 करेक्ट था, तो ओनली 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, ओनली 2 पैर, ओके। फिर 9 पर देखते हैं क्या है। 9 कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैंने बताया था, पहले ही कुछ बता चुका हूँ जो एडिट किए गए थे। तो पहला कह रहा है कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, सो यस दिस इज एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट इन 45, आर्टिकल 45 जो है उसमें ऐड किया गया था ये, ठीक है। तो ये सही है। फिर भी कह रहा है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, यही है 39 क्लॉज, ये भी 42nd से ऐड हुआ था, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमारा 38 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो बट दिस इज नॉट एडेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज एडेड थ्रू द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। भूलना मत, जो मैंने बताया वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चलता हूँ रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन सा कब ऐड हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ओनली 2 पेयर इसमें सही है। ये कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 30, जो आर्टिकल 38 है उसमें, कौन से, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। सॉरी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था उसके थ्रू ये ऐड हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि देखें अगर हम कि 40 जो सेकेंड था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे क्या क्या ऐड हुआ था, तो पहले आप याद रखेंगे कि जो पहला है जो 39 क्लॉज में जो ऐड हुआ था वो ऐड हुआ था कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये आप, सॉरी इसको मैंने शायद 45 बता दिया था, आप याद रखेंगे कि ये 39 में ऐड हुआ था, ठीक है। तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। फिर अगर हम बात करें कि 39 क्लॉज ये जो कि ये है, ये ऐड हुआ था 42nd से। और क्या ऐड हुआ था, और आपका जो ऐड हुआ था वो 48 क्लॉज ए जो कि कह रहा है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करो। तो 48 ये, ठीक है, कैपिटल ये भी ऐड हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 39 कैपिटल ये, फिर और क्या ऐड हुआ था, 43 कैपिटल ये भी ऐड हुआ था। तो जो कैपिटल ये वाला ये तीनों ये आपके ऐड हुए थे किसके थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट,
ठीक है। थर्ड इज जो है, ये थर्ड जो मैंने बताया ये ऐड हुआ था आपका 44 के है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो ये भी आप सही मान लेना। फिर एक बार और अमेंडमेंट हुआ डीपीएसपी में, ये दो अमेंडमेंट मैंने बता दिया। एक लास्ट अमेंडमेंट जब हुआ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो कि 2011 में, और उसने क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेड किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कहाँ तो 43 क्लॉज कैपिटल बी में ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन के बारे में कि स्टेट प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन को लेकर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर एक बार और 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2002 में आया, उसमें क्या ऐड हुआ था, उसमें जो था वो था 45 का जो सब्जेक्ट मैटर था वो चेंज कर दिया गया था। उसमें कर दिया गया था एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो बस इतना याद रखो कि 80, क्योंकि हमें पता है कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वही हमें राइट टू जो फंडामेंटल राइट होता है एजुकेशन की बात करता है, और आर्टिकल 21 कैपिटल ये ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 and 2 इज करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ओके। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 नंबर देखिए, यह कह रहा है कि आ न्यू स्टेट कैन बी फाउंड बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट थ्रू अ बिल पास्ड बाई। तो ऐसा बिल जो पास किया जाएगा कि कोई 2 स्टेट को, ये बात किसकी कर रहा है, आपके आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, नेम को चेंज कर सकता है, स्टेट के बाउंड्री मतलब स्टेट को काट के 2 पार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब किसके पास पावर है, दीज ऑल आर पावर वेस्टेड विद द पार्लियामेंट ओनली, ओनली पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। और ये सब पार्लियामेंट कैसे कर सकता है, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड टू डू दिस टू द पार्लियामेंट, ओके। तो ये कैसे हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ये सब कर सकता है कि किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर दे, किसी स्टेट के नेम को चेंज कर दे, किसी स्टेट को बाइफरकेट कर दे। तो ये सब पार्लियामेंट के पास पावर होती है और वो आर्टिकल 3 में है। और तो ये आप याद रखें कि दिस इज द पार्लियामेंट पावर एंड इट्स डन थ्रू द सिंपल मेजोरिटी, इवन स्पेशल मेजोरिटी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। बट ऐसा बिल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब भी ऐसा बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो प्रायर जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट का वो नेसेसरी है, प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है, जस्ट लाइक अ मनी बिल। मनी बिल में भी आप जानते हैं कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट नेसेसरी है। बट एक एडिंग पॉइंट आप याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट का जो प्रायर रिकमेंडेशन होता है वो नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिमालयन जो वुल्फ है वाज इन द न्यूज रिसेंटली इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन वुल्फ इज करेक्ट, ओके। देखते हैं, कह रहे कि इट इज ओनली स्पीसीज ऑफ वुल्फ दैट इज फाउंड इन इंडिया। तो ये सही नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज वुल्फ की पाई जाती हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहे इट इज नेचुरली फाउंड इन ट्रांस हिमालयन रीजन ओनली। देखिए हिमालयन उल्फ कहा गया, हिमालयन उल्फ तो ऐसा मतलब पूरे ट्रांस हिमालयन रीजन में ही केवल ये स्पेसिफाइड हो, वहीं पर पाया जाए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। पूरे हिमालयन रीजन में पॉसिबिलिटी है कि ये पाए जा रहे हों, तो यहाँ पर आपको ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि ये जो इंटरनेशनल यूनियन आईयूसीएन की लिस्ट है, जो कि हम कहेंगे द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, उसके रेड लिस्ट जो है उसमें इंडेंजर्ड बताया गया, तो ये इंडेंजर्ड नहीं वल्नरेबल है, तो दे आर लिस्टेड एज अ वल्नरेबल इन द रेड लिस्ट ऑफ द आईयूसीएन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, कौन सा करेक्ट है, तो कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई स्टेटमेंट सही नहीं था। तो अगर मुझसे पूछो कि इसमें याद क्या करना था, थोड़ा आप स्टेटस याद कर लेना कि वल्नरेबल है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि ये इंडिया में ही नहीं, जो भूटान, नेपाल, चाइना, यहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। फिर आप याद रखें कि ये केवल जो ये यहाँ पर बात की कि ओनली ट्रांस हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ये आप याद रखें कि ट्रांस हिमालय नहीं, आप कह सकते हैं कि होल हिमालय जो है वहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा याद रखना है ना, थोड़ा ब्रॉड वे में आप याद रखेंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो
ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के बारे में बताना है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए सबसे पहले ये याद रखिए कि जो ये सीबीआई है आपकी, ये कब सेटअप हुई थी, तो ये 1963 में सेटअप हुई थी। और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो एक थी संथानम कमेटी, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से ये सेटअप हुआ था। तो पहले इतना आप याद कर लीजिए, इतना आपको पता ही होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो ये आप याद करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर है। ठीक है, तो ये होम मिनिस्ट्री से आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं ये, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर और आपको क्या इसमें याद रखना है, तो और अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप एक पॉइंट और याद रखें कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको ये हेल्प करता है। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हेल्प करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सभी इकोनॉमिक मैटर, क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर देखेगा, बट ये टेररिस्ट से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड जो है उनके वो चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ठीक है, तो टेररिज्म इज नॉट फॉल अंडर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीबीआई। तो टेररिज्म किसके अंडर आएगा, तो आपको पता ही है वो कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है 2008 में फॉर्म हुई, जो उसके अंडर आता है टेररिज्म। तो टेररिज्म का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप ये याद रखना। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट इसमें याद रखने थे, इतना मैंने बता दिया। आप देखते हैं ऑप्शन करें कि डिराइव इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि ये वहीं से पावर डिराइव करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसको पावर मिलती है इस एक्ट से, जो दिल्ली पुलिस एक्ट है, इतना भी याद रखोगे तो हो जाएगा। फिर कहें कि इट फंक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है और पब्लिक ग्रीवेंसेस उसके अंडर ये फंक्शन करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें कि इट इन्वेस्टिगेट क्राइम्स ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस, दैट आल्सो ट्रू, बट टेररिज्म को नहीं करता, ये याद रखना, यहीं पे आपको यूपीएससी कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 एंड 3 वुड बी करेक्ट। फिर देखते हैं और 1 मिनट, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन दी कॉन्टेक्स्ट टू द आकाश यंजीन, यंजीन मतलब न्यू जनरेशन, तो आकाश कोई मिसाइल थी, उसमें न्यू जनरेशन मिसाइल आई है, इतना तो पता चल गया यहाँ से। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि आकाश न्यू जनरेशन इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, फिर कहेगी द मिसाइल सिस्टम इज इक्विप्ड विद अ रैमजेट इंजन, देखिए रैमजेट इंजन से नहीं, इसमें आपका सॉलिड रॉकेट इंजन लगा हुआ है। जो आकाश मिसाइल थी, जो आकाश इसकी जो प्रीडिसेसर थी, या जो इससे पहले जो इसके बाप दादा वाली मिसाइल थी, उसमें रैमजेट इंजन था। अब जो इंजन लगा हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन का इंजन लगा हुआ है, न्यू जनरेशन का, जिसको हम सॉलिड रॉकेट इंजन इसमें यूज किया गया है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कहें कि इट इज इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय सोलली, मतलब कह रहे हैं ओनली, ओनली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इनकरेक्ट है। ओनली डीआरडीओ इसका पार्ट नहीं, कुछ और भी है। देखिए मैं यहाँ पर अब ये नहीं बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, क्योंकि वहाँ पर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई थिंक कि ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा आपको ये याद रखना जरूरी है कि किसने इसको, और मतलब ओनली डीआरडीओ ने नहीं, और लोगों ने भी बनाया है इसको। अब जैसे अगर मैं बताऊँ ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो एक भारत डायनेमिक्स है, उसने डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, और एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक, उसने इसमें हेल्प किया है। तो भारत डायनेमिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक एंड डीआरडीओ ये सब मिलके बनाए हुए हैं। तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट है। और एक ये मुझे लगता है कि आपको याद रखना कि ये मीडियम रेंज है, मीडियम रेंज मिसाइल है ये, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इससे याद रखो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यूपीएससी कहेगा कि लॉन्ग रेंज है, नहीं, तो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट। फिर कहें कि द मिसाइल सिस्टम कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम बोथ स्टेशनरी एंड एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल सही है। तो ये सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, यहाँ पर चेयरपर्सन दिया गया है, यहाँ पर बॉडी दी गई है, देखते हैं। कह रहा है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल उसका चेयरमैन जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स जी होते हैं। और ये क्या है, एक स्टेचुटरी अथॉरिटी है, किसके अंडर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया था हमारा 2005 में। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कब आया था, 2005 में, क्योंकि हमें पता है जो इंडियन ओशियन सुनामी आई थी 2003 में, उसके बाद
एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने के लिए ये एक्ट पास किया गया, ठीक है। तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर के पास है, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसके चेयरमैन क्या होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। और नीति आयोग के कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, तो ओनली बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं, बस ये सिंपल सा था, उतना ही याद रखना था। फिर 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस आर रिलेटेड टू द डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखते हैं कि कह रहा है कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के डिस्प्यूट से रिलेटेड कौन से केस थे इसमें, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मतलब ये तो पता ही हो, गोलकनाथ जो केस था वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के ऊपर था। और इस गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है वो सैंक्रोसैंक्ट है, आप कह सकते हैं सैंक्रोसैंक्ट इन नेचर, मतलब इनको अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये गोलकनाथ केस बोला कि फंडामेंटल राइट एफआर कैन नॉट एब्रिज और अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो इसमें क्या कहा कि एफआर जो है वो प्रिवेल करेगा सभी डीपीएसपी के ऊपर, मतलब एफआर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी से। तो ये गोलकनाथ केस था, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फिर एक और केस जो था जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से आपका रिलेटेड था, वो आपका था, अगर बात करें तो केशवानंद भारती केस, तो वो भी इसी से रिलेटेड था। और इसमें केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि एफआर और जो डीपीएसपी हैं उन दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। और इसी बैलेंस अप्रोच के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जो डीपीएसपी जैसे आर्टिकल 39 क्लॉज सी एंड बी जो हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में अगर फंडामेंटल राइट 14, 19 और 21 अगर थोड़े हर्ट भी हो जाते हैं तो ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक बैलेंस की बात की गई केशवानंद भारती केस में, ठीक है। एक और केस आया था आपका जो इससे रिलेटेड है, और वो आपका केस है कौन सा, मिनरवा मिल्क केस। तो मिनरवा मिल्क केस की जब हम बात करें तो ये भी बात करता है आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। और इस केस में भी वही बात होती है जो आपके कह सकते हैं कि केशवानंद भारती केस में बात हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 4, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये दीज टू आर बिलोंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर आपका ओनली 2 आर करेक्ट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मेनका गांधी केस, तो ये उससे डीपीएसपी और इससे नहीं रिलेटेड है। जो मेनका गांधी केस था वो आपका आर्टिकल 21 और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। जो और ये जो आई.आर. कोहलो केस जो था 2007 का, ये 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है, 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, उस पर जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको सब बता दिया गया है, ठीक है। बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, और कुछ जो पढ़ना होगा वैसे जितना बताया वो अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा आपका। 16 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग। प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में है तो उसके बारे में बताना है। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। देखिए आर्टिकल जो 356 है वो बात करता है कि अगर जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट से बोल सकता है कि स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तो ये जो गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलेगा ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये याद रखना कि ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट टू टेल द प्रेसिडेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट वर्किंग विद द और इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो गवर्नर है उसकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन सही है गलत है। तो फर्स्ट कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ पावर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। देखिए स्टेट जो ये प्रेसिडेंट रूल होगा, इस प्रेसिडेंट रूल में जो हाई कोर्ट हो गया और जो कोर्ट की पावर है आप सिंपली समझ लीजिए उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा स्टेट का फंक्शन है वो प्रेसिडेंट के पावर से पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है।
तो और प्रेसिडेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट के अकॉर्डिंग, अगर प्रेसिडेंट रूल है। बट जो हाई कोर्ट ऑफ वो जो उस स्टेट में हाई कोर्ट है उसकी पावर ट्रांसफर नहीं होती प्रेसिडेंट को, ये आप याद रखेंगे। तो ये इनकरेक्ट है। फिर कहे कि डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये डिसमिस कर दिया जाता है जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो होगी अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो डिसमिस हो जाती है। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, जो लेजिस्लेचर होगा ये नेसेसरी नहीं है कि डिसमिस हो जाए। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हो जाए कि जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा वैसे डिसमिस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो स्टेट लेजिस्लेशन नहीं होगा, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो जरूर डिसमिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है आपका। फिर करेगी कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 19। ये याद रखना कि जब प्रेसिडेंट रूल जो है उससे फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये केवल नेशनल इमरजेंसी है जिससे फंडामेंटल राइट पर आपके इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओनली वन ऑप्शन वुड बी ट्रू, तो ओनली वन, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। तो 17 नंबर क्या कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द प्रेसिडेंट हैज विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाई बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उस केस में अगर पार्लियामेंट में उस बिल को पास कर दिया, जो कि आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 इससे डील करता है, अगर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा ने पास कर दिया सेपरेटली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, वो भी किससे, स्पेशल मेजोरिटी से। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है उस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, उसको प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। और ये किस एक्ट अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, ये हुआ 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट ने कहा कि देखो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसमें प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, मतलब बाउंड है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया। तो ही कैन विदहोल्ड, नो, ही कैन रिटर्न, नो, ही गिव असेंट टू द बिल, यस, ही मस्ट गिव, यहाँ पर मस्ट होना चाहिए, ही मस्ट गिव असेंट टू द बिल। तो ओनली वन, ओके। और एक बात अगर याद रखना कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी हाउस में, किसी भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लाया जा सकता है, और कोई भी या प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर्स हो, दोनों इसको ला सकते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओनली वन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। डीपीएस जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर पूछा गया है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण है, आप कह सकते हैं, या एक प्रोडक्ट है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोडक्ट है, और इसको किसी ने डिफाइन नहीं किया, ना कोर्ट ने, ना पार्लियामेंट ने, और ना किसी कमेटी ने। तो दिस इज नॉट डिफाइन any law, under any law, neither by the court, neither by the parliament, or nor by the committee. So there is no definite definition of doctrine of basic structure, and doctrine of basic structure comes in the Vinod Kesavanand Bharati case 1973, ठीक है, इसमें आया था ये। तो ये आप याद रखेंगे। तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डिफरेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बताता गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर किस पे डिफाइन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के, बस उसको ये ध्यान रखना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट ना हो। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी, यू कैन से, शुड नॉट बी अब्रीच,
या शुड नॉट बी वायलेटेड। तो जो बेसिक फ्लेवर है कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आप नहीं अल्टर कर सकता पार्लियामेंट। तो यही क्या यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं, जो कि अगेंस्ट हो जाता है हमारे ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। तो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम कुछ बात करें तो जैसे मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोवरीन, ठीक है, सोशलिस्ट, तो ये सब फिर जो कुछ पार्ट और भी मेंशन है। जैसे अगर हम और बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो, उसने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, कुछ कुछ में तो ये भी बोल दिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर एक और जैसे फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोलता गया है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। तो आप ऐसे मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनको आप याद रखना और वो समझ लेना कि बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात होती है वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। तो ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये अभी उस पहले हमने देखा था नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, अब आ गया नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। तो मैंने बताया था कि जो ये नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो गए ये 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फॉर्म हुए थे। बाद में 89th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 के अराउंड, उसने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, तो ये नेशनल कमीशन ऑन जो शेड्यूल कास्ट है वो आर्टिकल 338, यही मैं उस टाइम बोल रहा था बट कंफ्यूज हो गया था। तो आर्टिकल 338 के अंडर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर जो आर्टिकल 338 ये होगा वो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब के फॉर्मेशन की बात करता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि टू इन्वेस्टिगेट, यहाँ पर आपको देख लेना कि फंक्शन पूछा गया है। तो कह रहा है कि टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर रिलेटिंग टू द लीगल सेफ गार्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, होगा ही। फिर कहेगा टू प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का एक और काम होता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये इसके अंडर आता है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब के अंडर नहीं। ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पर ये भी सही है। ओके, फिर अगर हम बात करें और देखते हैं क्या है थर्ड स्टेटमेंट। कह रहा है कि जो ये 1 मिनट कह रहा है कि टू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो बिल्कुल ये एनुअल जो रिपोर्ट है वो भी प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 ऑल ऑफ द ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो इसमें लगा, आप ये याद रखें कि ये एंग्लो इंडियन के राइट्स और सेफ गार्ड और एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो किस मतलब इसमें कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया। इन अदर वर्ड्स इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच केम टू बी नोन एज द इंडिया या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये कौन से कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज बीन डिस्क्राइब बाय द पैसेज गिवन अबव। तो यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखना है, इसको थोड़ा मैं, ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल को उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हाँ ये जो काउंसिल होगी वो लेजिस्लेटिव फंक्शन देखेगी, ये जो होगी वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखेगी। तो मतलब जो ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कौन से एक्ट से स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो ये एक्ट आप याद रखेंगे, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, ये वो एक्ट है जिसने गवर्नर जनरल के काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप ये पूरा याद रखेंगे।
फिर अगर चार्टर एक्ट 1853 के और किसी प्रोविजन की मैं बात करूँ तो ये आप याद रखेंगे कि इसने लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट के थ्रू अलाउड किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर यही वो एक्ट है जिसमें ओपन कंपटीशन की बात की गई, ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विसेज, तो मतलब कोई भी आकर अब कंपीट कर सकता है सिविल सर्विसेज के जॉब के लिए। ठीक है, तो ये इस एक्ट में ये भी अलाउड किया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये लास्ट चार्टर एक्ट बन जाता है, क्योंकि इस एक्ट के बाद चार्टर एक्ट नहीं, आपका सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है, क्योंकि हमारा 1857 में जो रिवोल्ट हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है वो कोई टाइम पीरियड कंपनी के मोनोपोली को लेकर नहीं देता कि हाँ अभी इतने दिन तक तुम्हें मोनोपोली मिलेगी। अब जैसे 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था उसने 20 ईयर का मोनोपोली दिया था, तब 1853 में पहुंचे, लेकिन 1853 में ये बिल्कुल इस एक्ट में ये नहीं बताया गया कि अभी कितने दिन कंपनी का मोनोपोली रहेगा। मतलब यहाँ से ये क्लियर होने लगा कि अभी कभी भी मोनोपोली कंपनी की ख़त्म की जा सकती है ना, यही तो बात हुआ, अगर कोई वो नहीं दिया गया टाइम पीरियड तो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कुछ पॉइंट जो थे वो याद रखना, बाकी तो सब ठीक बा। ठीक है, फिर 21 देखते हैं। 21 आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 21 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, पीवाईक्यू से रिलेटेड पूरा। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक वर्ड में याद रखिए कि विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी। ओके, फिर से मैं इसको जूम कर देता हूं। तो कह रहे हैं कि विदाउट इक्वलिटी और लिबर्टी, जो विदाउट इक्वलिटी जो है, लिबर्टी जो है वो सुप्रीमेसी, कुछ लोगों की सुप्रीमेसी बहुत लोगों के ऊपर ये क्या कर देगी, एग्जर्ट कर देगी या इम्पोज कर देगी। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इक्वलिटी है वो बहुत ज़रूरी है लिबर्टी के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू, यहाँ पर ये रिलेशन है आपके इक्वलिटी और लिबर्टी। ओके, तो ये याद रखना आप कि जो यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने कि ये लिबर्टी के लिए इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इक्वलिटी नहीं होती तो लिबर्टी अगर मिल भी जाती है तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों पर रूल करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यही रिलेशन है हमारा लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी इसी को इंडिकेट किया था। ठीक है, फिर एक सेकंड क्यों गलत है देखते हैं, कह रहे इक्वलिटी इज अ हिंड्रेंस टू लिबर्टी, नहीं भाई, इक्वलिटी क्यों हिंडर करेगी लिबर्टी को। फिर कहेंगे लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वन कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ अदर, नहीं, लिबर्टी और जो इक्वलिटी है दे कैन को एग्जिस्ट विथ अदर। ओके, तो ये इनका को एग्जिस्टेंस हो सकता है, इनके बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वन कैन नॉट को एग्जिस्ट विदाउट अदर। ओके, तो ये आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर बस, बाकी वो सब तो वैसे ही स्टेटमेंट है। फिर ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द टर्म ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज एम्ड एट एडिंग द सेफ मूवमेंट ऑफ शिप इन। तो कहाँ पर सेफ मूवमेंट ऑफ शिप से रिलेटेड है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द शिप। ओके, सेफ मूवमेंट ऑफ द शिप, एंड दिस इज सेफ मूवमेंट ऑफ द शिप इज रिलेटेड टू इन द रेड सी। तो जो हमारा रेड सी है, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था कि बहुत हाउदी रेबल जो यमन में है, हाउथी जो रेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे, तो ये हमारे शिप वगैरह को लूट ले रहे थे, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो इस केस में ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इट इज जस्ट सेफ मूवमेंट इन द रेड सी से रिलेटेड है, इतना ही याद रखो, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, फिर और देखते हैं 23। ओके, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है, 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, और ये बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है 3 टाइप से, 1, 2, 3। तो 1 क्या है कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ये जो अमेंडमेंट जो सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करोगे वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं फॉल करेगा, तो ये 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है स्पेशल मेजोरिटी,
तो स्पेशल मेजोरिटी से बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा और ये फॉल करता है हमारे आर्टिकल 368 के अंडर। तो और थर्ड अमेंडमेंट जो है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द जो हाफ स्टेट रेक्टिफिकेशन, हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन, तो हाफ स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये किस केस में होगा, जब कोई फेडरल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज करना हो, जैसे 7th शेड्यूल, हमें पता है 7th शेड्यूल पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन द यूनियन स्टेट, जो कि आर्टिकल 246 भी 246 में दिया गया है। तो अगर उस पार्ट में, इस शेड्यूल में अगर कोई चेंज करना है तो फिर स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी जरूरी है। और स्टेट रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, तो ये होगा आपका सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। और वो भी ओनली हाफ स्टेट की, हाफ स्टेट का ओनली रेक्टिफिकेशन। तो अगर फेडरल नेचर कोई चेंज हो रहा है जिसमें सेंटर और स्टेट के पावर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी जरूरी है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड जो आर्टिकल हैं अगर उनको चेंज करना हो तो भी स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मैनर जो है उसको चेंज करना हो तो उसमें भी स्टेट का जो है वो रेक्टिफिकेशन चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें तो स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये फेडरल है, तो फेडरल नेचर है, तो उसमें स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंपल्सरली इन्वॉल्व इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। अगर हम कंपल्सरली की बात करें तो कंपल्सरी प्रेसिडेंट तो हर अमेंडमेंट में होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का एसेंट हर अमेंडमेंट में जरूरी है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। एंड जो तो मैंने पहले बताया जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने ये कहा कि प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको जरूर एसेंट देगा, मतलब उसको विदहोल्ड और रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तो हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होगा, लोकसभा भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों हाउस जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो दोनों को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, कोई जॉइंट सेटिंग नहीं होगी आर्टिकल 108 के अंडर, ठीक है। फिर करें लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली कंपल्सरली पार्टिसिपेशन नहीं होता। पहली बात तो हाफ ही लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, रेक्टिफिकेशन, और उन हाफ का केवल किस मैटर में रेक्टिफिकेशन चाहिए, जब कोई फेडरल नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपलसरी नहीं है और कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली को तो अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर हम मान लें कि अभी 28 स्टेट हैं तो इनमें अगर हम बात करें तो कितने लेजिस्लेटिव, हमें 14 का रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए फेडरल को चेंज करने के लिए, मतलब जो 14 है वो अगर ना भी कहें तो भी कोई मैटर नहीं, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कंपलसरी, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कोई उनमें रोल ही नहीं होता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दे हैव नो रोल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट, ओके। बोलना मत, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर कंपलसरी पूछा गया था कि कंपलसरी कौन पार्ट होगा ही होगा हर केस में, तो इसीलिए मैंने कहा। तो यहाँ पर आपका हो सकता है बी, ओनली 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, सॉरी यस, नेक्स्ट पर चलते हैं, 24 देखते हैं। 24 देखिए क्या कर रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं इसके बारे में, ओके ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सीबीसी का देखते हैं। कह रहे हैं कि द मेंबर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। दैट्स ट्रू। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, तो अगर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे तो एक चेयरपर्सन होता है प्लस 2 विजिलेंस कमीशन होंगे, और ये तीनों कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको, ठीक है। इनका अगर हम टेन्योर की बात करें तो 4 ईयर्स होता है। तो मान लीजिए 3 मेंबर है, 4 साल टेन्योर है, या फिर जो क्या होता है कि 65 ईयर्स एज हो जाए तो 4 या 65 ईयर्स एज, जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, और टेन्योर 4 ईयर्स का है। और फर्दर जो एम्प्लॉयमेंट है कि कहीं भी इनको नहीं मिलेगा, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते आफ्टर द रिटायरमेंट। तो ये आप याद रखने कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अप्लीकेबल, दे विल नॉट, दे आर नॉट मतलब एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है।
तो ये याद रखें, मल्टी मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है, 4 साल का टेन्योर है, मैक्सिमम जो 65 एज हो जाते हैं तब भी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा इनको, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो 3 मेंबर कमेटी होती है, वो इस प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है। वो 3 मेंबर में कौन कौन से होंगे? प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, होम मिनिस्टर जी होंगे, एंड एलओपी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी देखते हैं, तो ये करेक्ट है। फिर करेक्ट, द मेंबर ऑफ द सीबीसी होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर, नहीं 4 ईयर्स, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70, नहीं 65। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, कह रहे द प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दैट्स आल्सो ट्रू। तो 1 एंड 3 इज ट्रू। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जितना पॉइंट बताया उतना याद रखिए, उतने में काम हो जाएगा। तो 1 एंड 3 इज ट्रू, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स इज ओके। 25 देखते हैं, ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल इमरजेंसी हमको पता है आर्टिकल 352। ओके, तो कह रहा है कि द सेंटर बिकम इंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, दैट्स ट्रू। जब नेशनल इमरजेंसी हमारी होती है तो उस सिचुएशन में जो सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और सेंटर में जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी मैटर के, और किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सही है। फिर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट होगी वो सस्पेंड नहीं होती, बस क्या होता है कि जो सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर द पावर टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो याद रखेंगे, इट इज़ नॉट वेस्टेड इन द पार्लियामेंट बट इन द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल पावर है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो सेंटर और स्टेट की, उसमें चेंज लाने का, तो वो पार्लियामेंट का नहीं प्रेसिडेंट का होता है। तो 1, ये 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका? 1, ओनली 1 आर करेक्ट इन दिस सिचुएशन। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? ओनली 1। अब ये देखते हैं 26 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कॉरपोरेशन एंड अथॉरिटीज। कह रहा है कि कौन सी इसमें जो है डायरेक्टली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किनको किनको ऑडिट करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं करता, फूड कॉरपोरेशन को नहीं करता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं करता, लाइफ इंश्योरेंस को नहीं करता। तो इन सभी को कैग ऑडिट नहीं करता, ये फैक्ट है, याद रखना। अगर बात करें कि कैग किसको ऑडिट करता है, तो ओएनजीसी को, एक ये बॉडी इंपॉर्टेंट मुझे मिली, तो ये याद रखना कि ओएनजीसी को कैग ऑडिट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, फिर 27 देखते हैं। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको इनको पेश करना है। मैं ईयर बता देता हूँ, आप कर लेना अपना क्रोनोलॉजी। तो गोवा वाज कन्फर्ड फुल स्टेटहुड। गोवा कब पूरा स्टेटहुड गोवा को कब मिला था? तो वो 1987 में मिला था। तो ये जो गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, ये सब किसके अंडर थे? पुडुचेरी के। और इनको आज़ाद कब कराया गया? 1961 में। ठीक है, तो और 1987 में गोवा को स्टेटहुड बना दिया गया, या फुल स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो ये 1987 है। फिर क्रिएशन ऑफ द स्टेट हरियाणा 1966, याद रखना। फिर कह रहे कि इंक्लूजन ऑफ द स्टेट, सॉरी, इसको आप याद रखेंगे 1987, इसको याद आप रखेंगे 1966, और इंक्लूजन ऑफ द सिक्किम कब था? 1974-75 बोल सकते हैं आप। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड फ्रॉम द आसाम, मतलब आसाम से सेपरेट करके नागालैंड को 1963 में बनाया गया था। तो ये आप अपना क्रोनोलॉजी देख लीजिए उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए जब हरियाणा का फॉर्मेशन होगा तभी हमारा पंजाब का होगा, तो ऐसे आप याद रखिए कि पंजाब भी इसी टाइम फॉर्म, क्योंकि पंजाब से ही सेपरेट करके हरियाणा बनाया गया था ना। तो ये कुछ आप याद रखना, ऐसे वे में याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो जो भी आपका यहाँ क्रोनोलॉजी बैठता होगा देख लेना। फिर 28 देख रहे हैं, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो कह रहा है कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि हमारा 1953 में आया था, ठीक है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं फजल अली कमीशन,
फजल अली कमीशन, क्योंकि फजल अली इसके चेयरमैन थे। दो और मेंबर थे, एक कुंजरू साहब थे, ये मुझे शॉर्ट में ही याद है, और एक पनीकर साहब थे। तो 3 मेंबर बॉडी थी जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, 3 मेंबर था। और इसने बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया था वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया था वन लैंग्वेज वन स्टेट, तो ये इनकरेक्ट। फिर कहे कि आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। देखिए, जो आंध्र प्रदेश है ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट तो है जो कि 1953 में क्रिएट कर दिया गया, बट ये किसी के रिकमेंडेशन से नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने इनको क्रिएट कर दिया था। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डी, डी वुड बी करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। 29 देखिए आप क्या बोल रहा है। 29 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन बताना है। कह रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ओके, अडॉप्टिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ओके, इनेक्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव फंक्शन वर परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, ये तीनों फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 के अराउंड, ठीक है, लास्ट मीटिंग हुई थी। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो 1949 में रेक्टिफाइड कर दिया था। नेशनल एंथम जो अडॉप्ट कब किया था, तो ये आप याद रखें कि नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ये दोनों अडॉप्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये दोनों अडॉप्ट कर लिए गए थे 24 जनवरी 1950 को, तो ये आप याद रखेंगे। फिर ऑर्डिनरी लॉज, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी हमारी वो लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी, दोनों फंक्शन कर रही थी। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे, और जब वो लेजिस्लेटिव जो ऑर्डिनरी लॉ का फॉर्मुलेशन करते थे तब उनको लेजिस्लेटिव बॉडी कहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो फंक्शन किया, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन कर रहे थे तब। ठीक है, फिर 24 जनवरी ये जो वही डेट है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडिया का। तो इंडिया का प्रेसिडेंट कब बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी को। ठीक है, नेशनल फ्लैग भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था, तो ये थोड़ा डेट वैसा है तो याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पर ऑल 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो अब 30 देखते हैं। 30 इसमें कुछ माइनिंग साइट दिए गए हैं और पूछा गया कौन सी माइन है। जैसे बैलाडीला कहाँ पर है, तो हमको पता है बैलाडीला कहाँ पर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हमारा बैलाडीला साइट है जो कि एक आयरन और माइन है। ठीक है, कुद्रेमुख या हम जब चित्रदुर्ग बोलते हैं तो ये कर्नाटका में है। यहाँ पर आपको कौन से, आपको यहाँ पर मैग्नेटाइट आयरन जो होगा वो बहुत मिलेगा। ठीक है, फिर आपका मयूरभंज हो गया, मयूरभंज आपका कहाँ पर मिलेगा, उड़ीसा में ये माइनिंग साइट है, ये भी आपकी आयरन और साइट से। तो आप याद रखेंगे मयूरभंज से एक और साइट आपको याद आनी चाहिए जिसको हम कहते थे केंदुझार, केंदुझार साइट, तो भी एक आयरन और माइनिंग साइट थी। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लीजिए थोड़ा बहुत। तो ये क्या है, दे आर द साइट ऑफ आयरन और रिजर्व। ठीक है, फिर 31 क्या कह रहा है, देखते हैं 1 मिनट। ओके, तो 31 देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जो कि हमें पता है फंडामेंटल राइट है, और विच आर डील विद द आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि बात करता है कि फोर्स्ड लेबर जो हैं उनको नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैजार्डस इंडस्ट्रीज में, और क्या नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। तो इन सब की ये बात करता है। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो इट इज़ नॉट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो है वो क्या है, राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है। राइट टू फ्रीडम के अंडर जो ये आता है वो आता है, जो कि हमारा आर्टिकल 22 बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इसको हमने देखा ही था अभी। फिर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 से 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24। ठीक है, फिर क्या है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23। तो दीज आर पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 32 क्या कह रहा है, ये थोड़ा इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट गुड्स। आप देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो क्या आप सोच सकते हैं कि व्हाइट गुड्स कौन से गुड्स हो सकते हैं।
जो सोसाइटी में थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाले, या जो मतलब जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, नाम से तो यही लग रहा है। तो अल्कोहल जो है वो व्हाइट गुड्स हो ही नहीं सकता, तो टू जहाँ पर है वो कट कर देंगे हम, ये गया ये गया। अब 1 and 3 दोनों में है, तो ये तो व्हाइट गुड्स का एग्जाम्पल है ही दोनों। ठीक है, फिर कहते हैं लग्जरी कार्स। कार्स अगर बोलते तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये गुड सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन लग्जरी कार्स तो ये थोड़ा मतलब वैसा लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा आंसर सही है हमारा 32 का, ये दे कॉल द व्हाइट गुड्स। तो व्हाइट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम डेली यूज करते हैं, और ये मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली हम जिनको ट्रेडिशनली जो अवेलेबल होते थे, ठीक है, अवेलेबल होते थे, या जो होम अप्लायंसेस जो ट्रेडिशनली हैं उनको हम कहते हैं व्हाइट गुड्स। तो आप मतलब ऐसे थोड़ा नॉलेज लगा लीजिए, इसका बेसिक डिफिनीशन नहीं है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये याद रखना कि अल्कोहल हो गया, लग्जरी कार्स हो गए, ये सब व्हाइट गुड्स में नहीं आते। ये नॉर्मल नॉर्मल जो गुड्स हैं वो उनको कहते हैं हम व्हाइट गुड्स। तो 1 and 3 इज करेक्ट। ऐसे भी एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेवलन वेवलेन गुड्स। तो ये कौन से गुड्स होते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं कि जिनकी डिमांड या जिनकी प्राइस जब इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होगी। हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन बेवलेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस जब इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये शो ऑफ करने के लिए ले जाते हैं, शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो हम कितने अमीर हैं। ठीक है, तो ये कौन से गुड्स हो जाएंगे, जैसे लग्जरी कार्स यहाँ पर है। लग्जरी कार्स क्यों लिया जाता है, देखो कार भी बहुत वही काम करेगी, लग्जरी कार्स भी वही काम करेगी, लेकिन जो जितनी बड़ी लग्जरी कार्स आएंगी, जितनी ज़्यादा पैसे की, जितनी ज़्यादा उनकी प्राइस होगी, उतनी उनकी डिमांड होती है कुछ लोगों में। तो दे कॉल द वेवलेंट गुड्स। ठीक है, फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है सिन गुड्स का। नाम से ही पता चल रहा है कि सिन गुड कौन से होंगे गुड्स, वो गुड जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं उनको हम कहते हैं सिन गुड्स। तो जैसे यहाँ पर अल्कोहल हो गया, ये कैसा है, सिन गुड्स है। तंबाकू क्या है, सिन गुड्स है। ठीक है, एक भी और कॉन्सेप्ट होता है गिफेन गुड्स। ठीक है, गिफेन गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जिनके प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन द रीजन इज नॉट टू शो ऑफ, बट द रीजन इज दैट कि इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मैंने बता दिया, इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, फिर से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के बारे में। ओके, 33 नंबर है जो कि पूछ रहा है कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो देखिए जो आर्टिकल 3 है जो बात करता है कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, जो पार्लियामेंट के पास पावर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 का यूज करके सेंटर जो है वो इंडियन टेरिटरी को सीड नहीं कर सकता या दे नहीं सकता फॉरेन कंट्री को। ठीक है, तो आर्टिकल 3 से नहीं दे सकता, बट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री बाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जैसे हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके थ्रू बांग्लादेश से हमने कुछ टेरिटरी एक्सचेंज की थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर कहे कि अब बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन और बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड अनोदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट्स आल्सो ट्रू। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही वर्ड है कि अगर छोटी मोटी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो डी हो जाएगा क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, फिर चलते हैं 34 क्या कह रहा है। 34 कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रिट ज्यूरिडिक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें पता है कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप्स के रिट इशू कर सकता है। फॉर व्हाट, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ EFR फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 2 to 6 के अंडर हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है फॉर व्हाट, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट। मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, बट जो सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन है वो इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, बट हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिडिक्शन है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, जो हेबस कॉर्पस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता। देखिए हेबस कॉर्पस जब इशू किया जाता है जब डिटेंशन जो होता है वो क्या हो जाए, वो इलीगल हो जाए, तो उस इशू में, उस केस में इशू किया जाता है हेबस कॉर्पस, और वो
चाहे कोई पब्लिक अथॉरिटी इलीगली डिटेन किया हो या प्राइवेट अथॉरिटी, दोनों के केस में हेवियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है। बट अगर डिटेंशन लीगल है तो फिर नहीं इशू किया जाएगा। फिर कह रहे कि द रिट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन कब इशू किया जाता है? जब हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो जो केस लेने जा रही है या जो केस का एक्सरसाइज करने जा रही है, दिस इज नॉट अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट, तो ये हायर कोर्ट कहेगा कि ये केस हमें ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। तो दिट कॉल द रिट ऑफ प्रोविजन, मतलब हायर कोर्ट प्रोहिबिट कर रहा है लोअर कोर्ट को ऐसे केस को एक्सरसाइज करने के लिए जिसमें उसकी पावर नहीं है। तो देखिए करके द रिट ऑफ प्रोविजन जो है इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल बॉडीज, नहीं क्वासी जो जुडिशियल बॉडीज हैं उनके भी अगेंस्ट होता है, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट होता है। बट द रिट ऑफ प्रोविजन जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बट जो रिट ऑफ सेरिटरी है, जो सेरिटरी रिट है जो कि सेम ही होता है प्रोविजन के जैसे ही होता है थोड़ा, वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के भी अगेंस्ट इशू किया जा सकता है अगर वो एक्सेस पावर का यूज करते हैं जो उनकी पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट था। फिर कहेगा द रिट ऑफ क्वारंटो कैन बी शॉट इवन नॉन एग्रीव्ड पर्सन, देखिए ये भी सही है। जो क्वारंटो रिट्स कब इशू किया जाता है? जब कोई पब्लिक ऑफिस है या कोई पब्लिक ऑफिस जो सब्सटेंशियल पब्लिक ऑफिस है उसको, सब्सटेंशियल पब्लिक ऑफिस को कोई ऐसा पर्सन होल्ड कर रहा है जो उसके एलिजिबल नहीं है, तो कोई भी पर्सन जाकर कोर्ट में बोल सकता है कि देखिए ये इन एलिजिबल पर्सन इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो दैट इज मतलब कोई भी जाकर कर सकता है। नॉन एग्रीड पर्सन इवन कैन गो कोर्ट फॉर द इशूइंग ऑफ द रिट ऑफ क्वा वारंटो, लेकिन केवल पब्लिक ऑफिस के लिए, प्राइवेट के अगेंस्ट ये नहीं इशू किया जाएगा। प्राइवेट ऑफिस को कोई भी होल्ड करे डजेंट मैटर, केवल पब्लिक ऑफिस के लिए ना। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? 1 एंड 3, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स। फिर से देख लेता हूँ कौन कौन सा, नहीं तो ये मुझसे गलत होता है। देखिए 1 इनकरेक्ट था, प्राइवेट के मैंने बताया था तो वो सही है। फिर कह रहे कि ये भी इनकरेक्ट था तो ओनली 1 यहाँ पर 3rd इज ओनली करेक्ट, ठीक है, समझाया तो वो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर 35 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, फीचर्स के बारे में पूछा गया है। कौन सा फीचर कि कौन कौन सा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर्स हैं। तो फेडरल फीचर्स क्या क्या है? हमें पता है कि फेडरल फीचर्स जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम डुअल पॉलिटी ही, डुअल पॉलिटी मतलब 7th शेड्यूल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सब फेडरल फीचर्स हैं। फिर हम बात करते हैं रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ठीक है, ये सब याद रखना। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर बट द इंटीग्रेटेड ऑफ जुडिशरी इज अ यूनिटरी फीचर्स, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये और बाई कैमरलिज्म मतलब राज्यसभा, राज्यसभा क्या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो वो फेडरल फीचर्स हो गया। तो ये सब हमारे फेडरल फीचर्स के पार्ट हैं। रिवीजन हो गया आपका। तो यूनिटरी कौन कौन से हैं? सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सब यूनिटरी फीचर्स हैं। जो आप IAS बनने जा रहे हो, सिविल सर्विसेज, ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है। फिर जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक यूनिटरी फीचर्स है। जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन केवल पार्लियामेंट अकेले अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी आपका यूनिटरी फीचर्स है। जो राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है वो अनइक्वल है, तो वो भी क्या है? यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। फिर जो कैग बॉडी है, ठीक है, वो भी क्या है? यूनिटरी फीचर्स है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो कौन सा फेडरल है इसमें? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 2 एंड 3 तो ओनली 2। आई होप आप समझ चुके होंगे इसको ना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आई होप कि 35 इसमें कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अदर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा आपका जो बचा हुआ है 65 के अराउंड वो कर दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो बताना, ठीक है, ना पसंद आए तो भी बताना कि कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। और हाँ, इसके लीगल बैकअप के बारे में भी बताना है कि क्या डिस्कस कर सकते हैं ऐसे कि ये गलत है डिस्कस करना, कोई लीगल इशू हो सकता है, बताना ज़रूर। ओके।